हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ है दीपक भारद्वाज। इन्हें आप में से कई लोग जानते होंगे क्योंकि इनका भी यूट्यूब चैनल है। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे एनआईसीएल एओ के बारे में, क्योंकि दीपक खुद एनआईसीएल एओ है। वेलकम दीपक टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके मैम। मैं मैं बेसिकली एक NICL एओ सेलेक्ट हुआ था 2017 ईयर के अंदर। और मैं 2018 से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अराउंड 6 इयर्स के आसपास होने वाले हैं। और उसके अलावा मेरे अभी तक OICL एओ, उसके अलावा BOB PO और साथ में 3 एग्जाम्स और निकले हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी अराउंड 3 साल से है, जिस पे मैं वीडियो डालता हूँ। तो एनआईसीएल एओ आपने 2016 वाला जब क्लियर किया नहीं, था। 17 में आई थी ये वैकेंसी बेसिकली, और सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में ज्वाइनिंग आते आते 18 हो गया था। ओके, 18 के 18 हो फरवरी। गया था। हाँ। तो उसके बाद वैकेंसी अब आ रही है इतने टाइम गैप के बाद। हाँ, इतने टाइम बाद में वैकेंसी आई है। तो इसीलिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ये डाउट है कि इसमें कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या ओके। एग्जाम का लेवल रहता है, क्या बैंकिंग जैसा ही रहता है या डिफरेंट रहता है। तो ये आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि एग्जाम का लेवल ओके। कैसा रहता है इसका। ओके मैम, देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं ना, वो आपके बैंक एग्जाम से थोड़े बहुत सिंपल आते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो आपका बैंक क्लर्क है और आपका बैंक PO है, इसके आपके बीच में इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। और तो इसका हम क्या बेटर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपका NIACL एओ का भी एग्जाम हुआ था आपको हाँ। 2-3 महीने पहले, तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, लगभग सिमिलर सा ही इसका पैटर्न भी आने वाला होगा। ओके, तो अगर एक एस्पायरेंट को अपनी प्रिपरेशन हम्म। स्ट्रेटेजी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए इस इसमें एग्जाम के यहाँ हम, पर हाँ, प्रिलिम्स भी है, मेंस भी है, देन डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी है। बिल्कुल। तो प्रिलिम्स के लिए कैसे रखनी चाहिए स्ट्रेटेजी। देखिए अभी के वक्त में तो मैं ये मानता हूँ कि जिसने भी IBPS PO या फिर SBA PO या फिर NIACL एओ का इंटरव्यू दिया हुआ है, तो वो एक साथ PO में इसकी तैयारी कर सकता है। बट अभी जिसका मतलब प्री नहीं निकलता है, तो इसका प्री निकलना थोड़ा सा और मुश्किल होगा। और ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसीज कम है। तो यहाँ हम्म। पे अभी उसको सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ही ध्यान देना चाहिए। और जब वो अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में फिर वो GK हो गया या इंश्योरेंस अवेयरनेस हो गया, उसको देख सकता है। और तो साथ में क्योंकि जैसे जो हम, मतलब बाकी के हाँ, भी एग्जाम्स हैं, तो उनको भी लेके चलना पड़ेगा उसको। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बहुत सारे हम्म। एस्पायरेंट्स को डाउट है कि इसमें इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं या फिर जैसा हाँ, बैंकिंग में आता है जीए वैसे ही आता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बैंकिंग वाली जी ही आती है लगभग, बट क्या होता है कि कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अभी NIACL एओ का जो मेंस हुआ था, उसके अंदर लगभग 5 से 6 इंश्योरेंस के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कभी कभी 1-2 आते हैं, कभी कभी आते हैं 8-10, तो ये क्या डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि हम इंश्योरेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं 5 से लेकर 6 क्वेश्चन। तो इंश्योरेंस के जो क्वेश्चंस है उनका कोई अलग सोर्स है, कहाँ से पढ़ने चाहिए। देखिए इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए क्या है, बेसिकली होती है अपने IC 01 होता है, एक होता है IC 11। बट ये क्या है, ये वाली बुक्स मतलब बहुत लेंदी है। तो इन्हीं को मैंने शॉर्ट में करके वीडियोस बनाए हुए हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के। और मैं शायद कोशिश करूंगा कि अगर टाइम मिलता है तो वो वीडियोस बनाए जाए इंश्योरेंस अवेयरनेस के। तो ये कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है इनफ, तो आप ये जो मतलब बुक्स होती हैं, IC 01 हो गया, IC 11 हो गया, और जो ऑटोमोबाइल के लिए मतलब फॉर्म फिल कर रहा है उसको लिए IC 72 होगी, जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देगा उसके लिए IC 27 होगी। तो ये एडिशनल अगर आपके पास में टाइम है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं होती इतनी। बेसिक क्वेश्चन ही ओके। आते हैं इंश्योरेंस के। और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन इसमें आता है, तो हाँ हाँ। वो बैंकिंग जैसे आईबीपीएस पीओ में आता है वैसा ही ऑलमोस्ट रहता है लेवल उसका। हाँ, देखिए जो भी डिस्क्रिप्टिव भी होता है ना, वो भी लगभग सिमिलर लेवल का ही आता है। जब हमने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे ओनली ऐसे था और साथ में लेटर था। ठीक है, लेकिन इस बार एक और चीज ऐड हुई है। हाँ। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए हम ये चीज देख सकते हैं, जो अपना बेसिकली IBI ग्रेड बी का मेंस होता है, तो उसके अंदर प्रेसी आती है। ठीक है, और RC भी आती है। तो वहां से थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा जो क्वेश्चंस होंगे उसके। उसके अलावा जो इसका लेवल रहता है वो तो मतलब बैंक वाला ही रहता है। बट एक चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो NIACL एओ का 2022 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को फेल किया गया था डिस्क्रिप्टिव के अंदर। इसका रीजन तो नहीं पता, बट एक मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए होगी। तो ये है कि ओके डिस्क्रिप्टिव ओके। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। इस एग्जाम में भी शायद लग डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग लगभग है ना। 40 से 50% लोगों को फेल किया था उस टाइम पे।
ओके ओके। हाँ जी। इसमें क्वालिफाइंग है डिस्क्रिप्टिव या फिर उसके मार्क्स भी ऐड होंगे? नहीं, इसके क्योंकि अंदर ओनली मुझे जहां क्वालिफाइंग तक ही है। ध्यान है, हाँ क्वालिफाइंग है इसमें। हाँ, इसके अंदर क्वालिफाइंग कोई भी इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, एनआईएसीएल एनआईसीएल सबके अंदर क्वालिफाइंग होता है। ओके ओके। हम्म। और इसके बाद इंटरव्यू भी होता है इसमें, तो अगर इंटरव्यू की बात हाँ। करें तो उसमें भी क्या इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, या आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसके इंटरव्यू का? ओके। देखिए, मैंने इंश्योरेंस के 3 इंटरव्यू दिए हैं, एनआईएसीएल एनआईसीएल ओआईसीएल। तो इन तीनों का एक्सपीरियंस बेसिकली ये रहता है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक आपका ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिविल से करी है, या आपने या कुछ भी किया है, तो क्या एक तो उससे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप अभी कहीं पे वर्किंग है, सपोज कि अगर आप कहीं पे बैंक पीओ है या फिर आप बैंक क्लर्क है, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि आपको जॉब क्यों छोड़नी है, आपको वहां से यहाँ क्यों आना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो जो मतलब हम्म वर्किंग है उससे तो ये क्वेश्चन आएगा सबसे सबसे पहले। उसके अलावा जो भी इंसान ग्रेजुएशन में जो भी उसका सब्जेक्ट था या फिर जो उसका पीजी में था, वो आएगा। मतलब बेसिकली मैंने ये फील किया है कि जो इंश्योरेंस के क्वेश्चंस वो आपसे बहुत कम पूछने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक तो हमने एग्जाम के अंदर पूछ लिया, उसके हाँ। अलावा हम उनको ट्रेनिंग देंगे, तो उससे क्वेश्चंस मतलब उससे वो सीख जाएंगे। तो अलग से क्वेश्चन पूछने की नीड नहीं है। बेसिकली उसका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। मतलब 90% मार्क्स उसी के होते हैं इंटरव्यू के अंदर। ओके, तो अगर कोई आईबीपीएस पीओ के लिए अच्छे से, जैसे इस बार जिसका क्लियर हो गया या रह गया, इस ओके। साल उसके कोई भी एग्जाम अगर हुए हैं, तो ये एग्जाम उसके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा? हाँ, अगर अगर किसी इंसान ने अभी एग्जाम निकाले हुए हैं तो डेफिनेटली उसकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है, उसने हम्म। जीके भी की होगी, तो उसके लिए ये एग्जाम निकालना आसान है। ओके। अब एनआईसीएल के बारे में अगर थोड़ी बात करें, तो ये जो ओके। एओ होता है, इसकी एग्जैक्टली हम्म। जॉब प्रोफाइल क्या होती है? इसको क्या काम करना होता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो भी एओ होते हैं तो पहले तो ये होता है कि पोस्टिंग कहाँ मिलती है। ठीक है, हम्म। अगर आपको रीजनल ऑफिस या फिर आपको हेड ऑफिस मिलता है, तो उस केस में आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, चाहे वो आपका आईटी हो गया या फिर एचआर हो गया, है ना। और अगर आपकी पोस्टिंग होती है किसी मतलब ब्रांच के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको स्पेसिफिक काम भी मिल सकता है और आपको बहुत सारे काम भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी इंश्योरेंस के अंदर ब्रांचेस होती हैं वहां पे आपको कस्टमर डीलिंग भी करनी पड़ती है। ओके। मतलब इतनी तो नहीं होती है, लेकिन कस्टमर एज डीलिंग। कम्पेयर टू बैंक थोड़ी बहुत कम होती है, बट हाँ। होती है। वो भी ओके। करनी पड़ सकती है। तो जैसे आपने बोला इसके कि अलावा एचआर आईटी ये डिपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, तो ये तो स्पेशलिस्ट को मिलते होंगे, अगर किसी ने जनरलिस्ट से आईटी के लिए तो एंटर किया है। स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन जो सपोज कि आपका एचआर हो गया या फिर आपके क्लेम्स हो गए, तो उसके लिए आपकी जो बेसिकली ज्वाइनिंग होती है वो इनसे ही होती है, जर्नलिस्ट से होती है। ओके ओके। और एक और मुझे भी डाउट था जब मैंने नोटिफिकेशन हाँ देखा हाँ। कि इसमें एक जनरलिस्ट की आई है और एक इंश्योरेंस वाली अलग से आई है, हम्म। जो स्पेशलिस्ट वाले हैं अलग अलग हाँ उसमें। हाँ हाँ। तो इन दोनों हम्म। का काम अलग अलग होता है? हाँ, बेसिकली क्या होता है, जर्नलिस्ट वाले जो होते हैं ना, तो उनको तो क्या क्लेम देखने पड़ते हैं, क्लेम्स हो गए या आपकी जो अंडरराइटिंग हो गई वो देखनी पड़ेगी, जो मतलब बेसिक काम हो गया वो करना पड़ता है। और जो हम्म। स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनके लिए अलग से काम होता है, जो इसमें बेसिकली इंश्योरेंस की वैकेंसी आती है अलग से जो होता है हाँ। स्ट्रीम, उन लोगों के लिए होता है जो मतलब जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो सकता है उनको मतलब कि जो होते हैं प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं वो दिए जाएंगे, या उनको हेड ऑफिस के अंदर पोस्टिंग आ सकती है, हेड ऑफिस में आरओज में। स्पेशलिस्ट के अंदर ये होता है कि जो आपकी पोस्टिंग आने के चांसेस है ना, वो आरओ या फिर एचओ में ज्यादा होती है। ओके। तो इसका हाँ जी। हेड ऑफिस चेन्नई में है? नहीं, इसका है कलकत्ता में, और जो अच्छा। यूआईआईसी की वैकेंसी आई हुई है उसका है चेन्नई में। ओके ओके। हाँ, यूनाइटेड इंडिया का चेन्नई में। हाँ। हाँ मतलब जी। दोनों के भी, एक का ईस्ट में एक का साउथ में, तो जैसे जो लोग हाँ। नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम्म। थोड़ा एग्जाम में, इन दोनों ही एग्जाम में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है पोस्टिंग को लेके। देखिए, बेसिकली हाँ, ये चीज तो है कि जैसे एनआईसीएल की बात करें तो ईस्ट के अंदर पोस्टिंग ज्यादा मिल सकती हैं, ईस्ट या फिर हम्म। वेस्ट में। ऐसे यूआईएसी के केस के अंदर वेस्ट या फिर साउथ में। ठीक है, तो जो आपका नॉर्थ जोन है वहाँ पे वैकेंसीज हमेशा से कम होती है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें है। चाहे ईएसआईसी ले लो, ईएसआईसी हो गया, एसएससी हो गया, सब में यही हाल है। सबके अंदर नॉर्थ जोन के अंदर वैकेंसीज कम होती है हमेशा। ओके, तो ये भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि फर्स्ट हम्म। पोस्टिंग मिलने के चांसेस कहाँ पर ज्यादा होते हैं एनआईसीएल में? अगर आपका कहीं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो होम स्टेट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? ये एक बेसिकली अच्छी बात है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में ये होता है कि अगर आपके स्टेट के अंदर वैकेंसी खाली है तो आपको स्टेट दे देंगे।
ऐसा नहीं है ओके। कि सपोज राजस्थान वाले को एमपी भेज दिया, एमपी वाले को राजस्थान भेज दिया, ऐसे नहीं करते। अगर आपकी स्टेट अच्छा। में खाली तो आपको ही आपके स्टेट में देंगे। ओके, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट पोस्टिंग तो बाहर ही देंगे जैसा बैंक में होता है? नहीं नहीं नहीं, वैसा ऐसा नहीं कुछ नहीं होता होता। है? अगर ऐसा है कि सपोज कि अगर किसी स्टेट से अधिक लोग हो गए सेलेक्ट, तो उस केस में फिर उनको हेड ऑफिस या फिर कहीं और भेज सकते हैं, अगर वैकेंसी खाली नहीं है तो। ओके ओके, तो ये एक अच्छी चीज है। हाँ। और जॉब जैसे टाइमिंग्स की अगर बात करें तो टाइमिंग्स कैसा रहता है यहाँ पे? देखिए, इसके अंदर ये बताया कि जॉब टाइमिंग्स जो आपकी होती है मंडे से लेकर थर्सडे तक होती है 10 to 5:45। अगर ओके। मैक्सिमम स्टेट्स की बात करें तो तीन चार स्टेट्स है जहाँ पे मतलब टाइमिंग्स होती है 9:30 से लेकर के 5:15 तक। मतलब जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे सनसेट मतलब जल्दी होता है ना, तो वहाँ पे हम्म। ये होती है टाइमिंग्स। और जो आपका फ्राइडे होता है, उस दिन जो ऑफिस खुलता है वो खुलता है आपका अप टू 6 PM तक, मतलब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, हाँ। तो यहाँ पर ऐसा फ्राइडे नहीं वर्किंग कि होती है। जो फिक्स टाइम है आप उस टाइम पर निकल सकते हो? देखिए 90% ऑफिस के अंदर डेफिनेटली इतना ही काम होता है कि जो आपका ऑफिस टाइमिंग है वही आपकी बहुत है। बट कुछ ओके। ऑफिस होंगे डेफिनेटली जहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड हो सकता है, वहाँ पे आपको 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, ऐसा कुछ भी मतलब फिक्स नहीं होता। ओके, एंड सैटरडे संडे हमेशा ऑफ रहता है? हाँ हमेशा। तो और अगर स्पेसिफिक अगर कोई ट्रांसफर। आ गया काम तो हम्म। एक अलग बात है। सपोज कि अगर मार्च एंडिंग है या फिर कुछ और है तो डेफिनेटली कुछ कुछ सैटरडे आपको जाना पड़ सकता है कभी कभी। ओके। और नोटिफिकेशन में जैसे एक और चीज लिखी हुई है कि जर्नलिस्ट को इनिशियल पोस्टिंग जहां मिलेगी उसे 5 इयर्स वहां पर सर्व करना है और स्पेशलिस्ट को 10 इयर्स। तो ओके। इस केस में जैसे अगर मान लीजिए ट्रांसफर पॉलिसी कैसी रहती है, मतलब 5 साल आपको एक ही जगह रहना पड़ता है जर्नलिस्ट में? हाँ देखिए, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, है ना। तो उस केस में ये होता है कि बेसिकली आप 3 साल के बाद में अप्लाई कर सकते हो ट्रांसफर के लिए। बट अगर इनिशियल पोस्टिंग में ऐसा लिखा हुआ है तो फिर डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग के 5 इयर्स आपको एक जगह पे रहना पड़ेगा। बट स्पेशल केसेस के अंदर डेफिनेटली 3 साल के बाद में शायद मतलब कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सपोज कि अगर स्पाउस ग्राउंड है या फिर कोई अगर हम्म। मेडिकल ग्राउंड है, तो उनको कंसिडर किया जा सकता है। ओके, एंड इन जनरल आफ्टर 3 इयर्स ट्रांसफर होते हैं? नहीं होते नहीं है। अगर इसमें लिखा हुआ है कि भाई केवल तो 5 इयर्स के बाद में ही होगा, तो हम्म। इसके अंदर 5 इयर्स के बाद में होगा। बट अगर नीड के हिसाब से होता है, अगर कोई स्पेसिफिक केस के अंदर नीड है, सपोज कि अगर हेड ऑफिस के अंदर नीड है, तो आपको हो सकता है कि 1 साल बाद ही हो जाए हेड ऑफिस में। तो वो कुछ नहीं कह सकते, बट वो इन जनरल जो भी ट्रांसफर्स होंगे वो आफ्टर 5 इयर्स ही होंगे स्टार्टिंग पोस्टिंग में। ओके ओके। और एक और डाउट जो बहुत सारी गर्ल्स को रहता है कि हाँ जी। यहाँ पर हम एक जगह पर या एक सिटी में मैक्सिमम कितने हम्म। साल तक रह सकते हैं? जैसे किसी को होता है ना कि मेरा घर यहाँ पर है तो मुझे अगर हमेशा हम्म। ही यहीं पोस्टिंग मिल जाए, तो क्या ऐसा यहाँ पर होता है? देखिए बेसिकली ये होता है कि एज पर रूल्स तो स्टार्टिंग के अंदर जो भी हुई है बात अपनी कि आपके 5 इयर्स तो वह हो गई। हम्म। उसके बाद में अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो, अगर लेते भी हो तो स्टार्टिंग के एक दो प्रमोशन आपके जो आपका रीजनल ऑफिस होगा उसके आसपास में आपको रखेंगे, अगर ओके है वैकेंसीज तो। ठीक है। बट अगर नहीं है वैकेंसीज तो आपको डेफिनेटली कहीं और भेज सकते हैं। लेकिन अगर प्रमोशन लिया ही नहीं और जो आपका जोन है वहाँ पे कोई आना भी नहीं चाहता, तो फिर मतलब डेफिनेटली आपको रखेंगे आपकी पोस्टिंग पे। ओके, उस केस में ऐसा नहीं कि ट्रांसफर होगा ही होगा, वो डिपेंड करता है? ऐसा ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं होता। वो हाँ। भी मतलब केस टू केस डिपेंड करेगा, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता नहीं भी हो। इस चीज़ की कोई भी ओके। गारंटी नहीं होती किसी भी डिपार्टमेंट में। और जैसे आपने प्रमोशन की बात की, तो प्रमोशन पॉलिसी हम्म। यहाँ पर कैसी रहती है? कितने टाइम में स्केल 1 स्केल 2 बन सकता है? बेसिकली 3 साल के बाद में जो भी एक्सरसाइज होती है उसके अंदर आप एलिजिबल होते हो। तो उसके लिए क्या होता है, एग्जाम्स निकालने पड़ते हैं, एसोसिएट होता है, फेलो होता है। अगर आप फेले हो तो आपके चांसेस है कि 3 साल में आपका हो जाएगा प्रमोशन। ओके बट अगर नहीं हो तो एसोसिएट के साथ में फिर आपको हाई मार्क्स लेके आने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर, तब आपका होगा। तो एज यूजुअल 3 से लेकर के 5 साल के बीच में आपका प्रमोशन हो जाता है स्केल 1 से ओके। स्केल 2 में। फिर ऐसे आगे हर 3 साल के अंदर आप एलिजिबल होते हो। और ये जो एग्जाम्स है जैसे बैंक में जेआईबी सीआईबी होते हैं, तो ये हाँ तो उसी ऐसा टाइप ही के? होता है इसके अंदर। हाँ ओके हाँ। इसी को बोलते हैं लाइसेंस सीट होता है, जो कि मतलब जो कि क्लियर करना कंपलसरी है 1 साल के अंदर अंदर, है ना। उसके बाद में आता है एसोसिएट, उसके बाद में आता है फेलो। ओके। लगभग तो फेलो एक बनने और के लिए चीज नोटिफिकेशन में लिखी थी कि प्रोबेशन पीरियड के बाद एक एग्जाम होता है, ये वही वाला एग्जाम है जो आपने बेसिकली ये बताया? होता है
वो क्या होता है बेसिकली, आपके प्रोबेशन के अंदर ही होता है। हर ओके। 3 महीने में एग्जाम्स होते हैं। हर 3 महीने में एग्जाम होते हैं, और सिर्फ हमको 3 एग्जाम निकालने पड़ते हैं। 3 होते हैं पेपर, जिसमें से IC01 और IC11 तो बहुत सिंपल होता है, वो तो मतलब कोई भी निकाल सकता है। जो ओके। एक बचता है, वो थोड़ी सी लगती है उसमें एफर्ट, तो उसके लिए अटेम्प्ट मिलते हैं आपको हर 3 महीने में। तो 1 साल के अंदर हो गए आपके 4 अटेम्प्ट्स, तो आराम से निकल जाता है। बट अगर फिर भी किसी का नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं, 2 अटेम्प्ट और मिलते हैं, मतलब कि अगले 6 महीने और मिलते हैं। फिर भी नहीं निकला तो अगले 6 महीने और मिलते हैं। और ओके, मतलब 8 अटेम्प्ट के ऐसा अंदर भी कुछ नहीं कर नहीं पाया कि तो ही फिर प्रोबेशन। निकालते हैं। हाँ, मैंने देखा नहीं है ऐसा किसी के साथ में होता हुआ कि किसी से मतलब 2 साल में भी क्लियर नहीं हुआ। हम्म। हो जाता है। ओके ओके, और एक और चीज, गारंटी बॉन्ड जो सबसे बड़ा लोगों को इशू लगता हाँ, है सबसे बड़ा डाउट है। इंश्योरेंस एग्जाम्स में, क्योंकि मैक्सिमम हाँ, सारे नोटिफिकेशन में बॉन्ड है और बॉन्ड का अमाउंट भी काफी ज्यादा रहता है। तो बिल्कुल। इसमें ये बॉन्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा इशू है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि आप देखो तभी मैं जॉब हाँ छोड़ेंगे जब बहुत अच्छी जगह होगा। हाँ मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर इन फ्यूचर सपोज कि अगर RBI ग्रेड भी हो गया या फिर IAS में कहीं हो गया, तो मैं सोचूंगा नहीं, चाहे मुझे मतलब कितना पैसा देना पड़े, कोई इशू नहीं है। बट क्या होता है, फिर भी इसके अंदर बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। वो भी क्या, केस टू केस डिपेंड करता है, ऐसे हम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि इसका हो जाएगा उसका नहीं होगा। एंड उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है कि अगर सपोज कि आपने 2 साल बाद में जॉब छोड़ी है तो आपको आधा पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको हम्म। पूरा 1 साल की ग्रोथ सैलरी देनी पड़ेगी, आपको उसका हाफ पे करना पड़ेगा। तो अगर 3 साल बाद में छोड़ते हो तो आपको ओनली 25% पे करना पड़ेगा। ओके ओके, तो फिर तो ये हाँ। उतना बड़ा बड़ा अमाउंट तभी अब जब आप मेरे एक लिए साल में मेरे छोड़ ख्याल, देते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1 साल होता है उसमें अगर आप छोड़ते हो तो आपको जितनी सैलरी मिली है वो, उसके अलावा उसके अलावा 35,000 रुपीज एक्स्ट्रा हाँ। आपको पे करने पड़ते हैं। सपोज कि अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में, तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। उसको आप एक तरह से मतलब सेवा मान सकते हो कि आपने 3 महीने काम किया और फिर आपने आपने छोड़ दिया, अच्छी जॉब में गए, क्या इशू है। और पे तो उतना ही करना है जितना आपने कमाया है 12 मंथ्स हाँ, में। 1 साल के अंदर हम्म। आपने छोड़ा तो आपको उतना पे करना है। और साथ में मेरे ख्याल से 35,000 लिखा हुआ है, वो आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके ओके, तो ये उतना ज्यादा नहीं है जितना लोग इसको बहुत ज्यादा सोच के, ये चीज हाँ, सोच के जितना इसको फॉर्म हाइप ना कर रखा है भरना। उतना नहीं है। हाँ, हाँ। जॉब अच्छी है आपकी, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है, वो सब चीजें मतलब देखते हुए इसमें कोई इशू नहीं है अगर ज्वाइन करते हैं। अगर वर्क कल्चर की बात करें तो यहाँ पर कैसा वर्क कल्चर रहता है, एनवायरनमेंट कैसा रहता है? एनवायरमेंट कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब होती हैं और जो मतलब बैंक की जॉब होती है उनके बीच का रहता है, मतलब इतना मतलब जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है डेफिनेटली, जैसे अगर सपोज हेड ऑफिस है, ROs है, तो उनमें डेफिनेटली बहुत अच्छा है। बट जो कुछ कुछ ऑफिसर्स हैं जहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट जो स्टाफ होते हैं वो अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। जो आपके एजेंट्स होते हैं, सर्वेयर्स होते हैं, उसके अलावा उसके अलावा एडवोकेट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते कस्टमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हम्म। एजेंट्स भी होंगे, आपके सर्वेयर्स भी होंगे, आपके इन्वेस्टिगेटर्स भी होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप डील कर सकते हो, जिनसे मतलब आप मिल सकते हो, नॉलेजेबल होते हैं वो सब। तो एनवायरनमेंट अच्छा होता है डेफिनेटली। एंड टारगेट का यहाँ पर कितना प्रेशर रहता है? टारगेट बिल्कुल नहीं होते स्केल 1 के अंदर। स्केल 2 में जब ओके। आते हैं उसके अंदर भी अगर इंचार्ज बनते हैं तो ही हल्के फुल्के टारगेट्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली हर ब्रांच मैनेजर को मिलता है। वो होता है, इसके अंदर टारगेट बेस्ड कुछ भी नहीं होता। टारगेट बेस्ड वैसा कुछ भी नहीं होता जैसे नहीं, पॉलिसीज वाला, और ये सारा कुछ भी नहीं होता? नहीं, 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 वो अभी तक तो नहीं, आगे का पता नहीं। ओके। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि अगर वो ऑलरेडी बैंक में है पीओ की पोस्ट पे, हाँ। फिर चाहे हम्म। एसबीआई हो या और दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या अभी बहुत सारे बच्चों का आरआरबी पीओ का एग्जाम भी निकला है, तो उन लोगों डेफिनेटली। के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उनको ये फॉर्म भरना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है मतलब किसकी प्रायोरिटी क्या है। सपोज कि अगर कोई IRB PO है, अगर उसका अपने स्टेट से हुआ है, उसको ये है कि मुझे तो अपने स्टेट में रहना है हमेशा, तो डेफिनेटली उसको उसको वहीं मतलब ये वाला फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। हम्म। बट अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके लिए मतलब वर्क लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा उसको सिटी पोस्टिंग चाहिए हमेशा, उसके अलावा एक एक उसको अच्छी खासी सैलरी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली उसको आना चाहिए। बट अगर बात करें अपन POs की, जो आपके SBI PO हो गया या फिर कोई और PO हो गया, तो वहाँ पे आपके प्रमोशन थोड़े बहुत फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू AO।
तो एक एडवांटेज वो भी है। तो वो ये है कि किस इंसान की प्रायोरिटी क्या है ना, उसको वो देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं खुद होता तो मैं आता। अगर पीओ होता तब भी एओ में आता। और बहुत लोग आए हैं छोड़ के। हाँ, अगर पिछली वर्क बार भी आए थे। प्रेशर की बात करें हाँ। तो वो कंपैरेटिवली कम है। बहुत कम होता है। और यहाँ पर एक और चीज ये है कि जैसे आपने बताया यहाँ पर कि एक और डाउट बहुत सारे लोगों को ये आ रहा था कि जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई है, तो हाँ जी। स्पेशलिस्ट इन फ्यूचर क्या जनरलिस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको ऐसा हो सकता है कि स्पेशल केसेस के अंदर उनको पोस्टिंग ऐसे मिल जाए जहाँ पे उनको सपोज कि उनको मतलब ब्रांच इंचार्ज बना दें या कुछ कर दें। बट वो एक्चुअल में उनकी जो होगी पोस्ट वो तो वही रहेगी। मतलब जो उनका टैग होगा वो तो वही रहेगा, एसओ ओके, वाला तो ही। उनको जो ट्रांसफर और प्रमोशंस में उनकी जो मेन सिमिलर। स्पेशलिस्ट से रिक्रूट हुए हैं वैसे ही कंसिडर किया जाएगा। हाँ, सेम रहता है वो सब तो। मतलब वही आफ्टर 3 इयर्स के बाद में एलिजिबल होते हैं, सेम रहते हैं। ओके ओके। तो और आप कुछ बताना चाहते हैं उस जॉब के बारे में जो ऐसा हो कि जिससे बच्चों को मोटिवेशन आए कि हाँ हमें इसका फॉर्म भरना है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉर्म की फीस ज्यादा है, तो इतनी हाँ, कम वैकेंसी है तो क्या करेंगे इसका फॉर्म भर के, तो उसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए उसके लिए तो मेरे पास हमेशा से, जब मैं एक एस्पिरेंट था तब भी यही था कि जितने भी हम, अगर सपोज कि हमने 2 साल में 3 साल में अगर 40 फॉर्म्स के आसपास भी हमने फिल किए, तो उनकी सैलरी, एक अगर आप क्लर्क भी लगते हो, क्लर्क के असिस्टेंट, तो उसकी एक महीने की सैलरी की इक्वल होती है। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि ये वाला फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर किसी ने बोल दिया या उससे पूछ लिया। पहले बात तो हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर आपको लगता है एक्चुअल में कि आपका आपका पीओ का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ क्लियर, तो आप सोच सकते हो। अगर आपके पास में एक्चुअल के अंदर अगर आपके पास में नहीं है पैसा, तो। बट ऐसा भी है कि अगर मैं अपने केस की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस तक क्लियर नहीं हुआ था मेरा। बट एओ निकल के दो दो एनआईसीएल ओआईसीएल, वो भी एक ही साल के अंदर अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका आईबीपीएस क्लियर नहीं हुआ तो फिर ये तो कहाँ से होगा, ऐसा मत सोचना कभी। और कट ऑफ भी कंपैरेटिवली तो इसका ज्यादा जाता होगा। हाँ, वो तो ज्यादा, वो तो होगा ज्यादा। 80 से 90 के मतलब, अगर वो क्या डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या आएगा, डेफिनेटली उस पर हम्म। डिपेंड करेगा। बट अगर जैसा एनआईएसीएल में आया था वैसा, या तो लगभग 80 के आसपास तो रहेगी। ओके। तो हाँ जी। एट द एंड आप एस्पायरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, फाइनल एडवाइस? देखिए मेरी ऑनेस्ट एडवाइस तो यही है इस टाइम पे कि पहले तो आप ये देखिए कि आपका फोकस क्या है। इस टाइम पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, तो उनके लिए एसबीआई क्लर्क का मेंस भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में उसी पैटर्न पे आपका यूआईआईसी का एओ है जिसके अंदर सिंगल एग्जाम है। तो आपके लिए फोकस होगा ये वाले 2 एग्जाम्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका एसबीआई क्लर्क अच्छा नहीं हुआ और आपका एसबीआई क्लर्क का भी क्लियर नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली आपको एक ऑनेस्टली खुद को बोलना चाहिए कि अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि हम एटलीस्ट एनआईसीएल एओ का प्रीलिम्स तो निकाल लें। यूआईआईसी एओ हुआ नहीं हुआ वो सब बात की बात है, ठीक है। तो ताकि आगे वाले जो भी एग्जाम्स आएंगे, चाहे वो एनआईसीएल, चाहे वो आपका एनआईएसीएल हो का एओ कभी आए, या फिर आपके जो भी हैं, आपके एसबीआई पीओ है या फिर आपका आरआरबी पीओ क्लर्क है, तो उस टाइम तक आपकी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो अच्छे हो जाए। फिर उसके बाद में आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे। ओके। और अभी साथ में जीआईसी का भी आया है, तो हाँ, जीआईसी और ये सबके लिए ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी? जीआईसी के अंदर थोड़ा बहुत एक सेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, जो कि हाँ, हाई एक लेवल रीजनिंग क्रिटिकल होता है। थिंकिंग होता है उसमें। हाँ, उसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग आती है, लाइक हाँ। मतलब ये कह सकते हैं कि ना कि आपका कैट से थोड़ा सा उसका लेवल कम होता है, जो वो आता है बेसिकली सेक्शन। वो ओके, हमेशा से लेकिन आता बाकी है। मैंने भी जो सेक्शंस एग्जाम दिया था उस ऑलमोस्ट टाइम पे आया सेम है। था। ओके। हाँ, बाकी सब कुछ सेम है लगभग। सो थैंक यू सो मच दीपक, अब हमारे चैनल पे आए। और बहुत सारे बच्चे कब से बोल रहे थे कि एनआईसीएलएओ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट्स रहते हैं। सो थैंक यू सो मच हाँ, कि आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से शेयर की। इसमें प्लेजर। एंड यूआईआईसी का भी जो भी होता है एग्जाम पैटर्न, वो भी लगभग, मतलब सॉरी, जो आपकी पोस्ट है यूआईएससी हो गया, फिर एनआईसीएल हो गया या एनआईएसीएल हो गया, सबका लगभग सेम सा ही होती पोस्टिंग्स होती हैं, सबका ही लगभग सेम सा जो भी
वो आपका टाइमिंग्स हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, अलाउंसेस हो गया, सब सिमिलर रहता है। सभी सभी जितने भी एओस होते हैं सबके लिए। हम्म। और अभी ये सारी ही एग्जाम साथ में आई है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बहुत एक ही ही एक साथ मतलब मैंने तैयारी तो आज करके। तक देखा नहीं कभी कि मतलब एक साथ हाँ। इंश्योरेंस की चार चार वैकेंसी आ जाए। कभी नहीं हुआ आज तक। 2016 से लेकर के आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उनके लिए जो डेफिनेटली। अभी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे होगी, तो वो हम्म। ये एग्जाम निकाल सकते हैं इजीली। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच, दीपक। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू।